हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर्स पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरर्स के बारे में पढ़ लिया था। अभी इस लेक्चर में हम लोग एरर्स को खत्म कर देंगे, मतलब इन शॉर्ट इस चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें देखकर हम लोग इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे और अगले लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना हो सकता है हमारे इस लेक्चर में। ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए, नहीं होता है तो फिर और एक लेक्चर देख लेंगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एरर देख लिया था कि मैंने आपको स्टेप्स भी बता रखे थे। स्टेप्स याद रखने थे कि पहले अरिथमेटिक मीन निकाल लो, फिर उनका एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर और फिर रिलेटिव एरर वाली बात होती थी। और यही रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसे हम लोग कहते थे परसेंटेज एरर। क्या कहते थे? परसेंटेज एरर कहते थे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। चलो हमारे लिए ये क्वेश्चन है जो कि आपको दे रखा था। अभी एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 100%। ये हमारा सबसे पहला इंटेंशन रहेगा। फिर अगर कुछ कैलकुलेशन टाइम ले सकता है तो हम लोग उस कैलकुलेशन को मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगा, आप लॉग टेबल से कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक उम्मीद है आपने लॉग टेबल का सीरीज देख लिया होगा। लॉग टेबल का सीरीज अपलोडेड है यूट्यूब पर, तो वो सीरीज देखकर आप लॉग से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर वो सीरीज आपने देख चुके हो, देख लेंगे, तो हम लोग आगे आने वाले समय में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हम लोग लॉग का यूज करके करेंगे। ठीक है, चलिए। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजर्ड रिपीटेडली यील्ड्स वैल्यूज, मतलब एक स्फीयर था, उसका रेडियस मेजर करना था, उसका रेडियस मेजर किया तो ये कुछ वैल्यूज मिले। कितने वैल्यूज मिले? 5 वैल्यूज मिले। डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस, द मीन एब्सोल्यूट एरर, द रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर्स। मतलब सबसे प्रोबेबल वैल्यू क्या होगा सबसे? सर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब क्या? कुछ नहीं भाई, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू निकाल लो। कौन सा वैल्यू आपको ज्यादा लगता है प्रोबेबिलिटी की वो हो सकता है। देन मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, ये तो हमें पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। हमारे पास है 5 रीडिंग्स। 5 रीडिंग्स के स्टेप्स याद रखिएगा, देखिएगा। 5 रीडिंग से एक है 5.63 मीटर, दूसरा है 5.54 मीटर, तीसरा है 5.44 मीटर। कैसे समझ में आया सर इन्होंने जब रीडिंग लिए कि इनमें एरर आ रहा है? अरे वैल्यूज अलग अलग आ रहे हैं ना बेटा, वैल्यूज अलग अलग आए कि समझ जाना है आप में एरर आ गया है। अगर वैल्यूज सेम आते, मान लो 5 रीडिंग लिए और पांचों वैल्यूज लगभग सेम आ जाते तो समझ जाना था एरर नहीं आया है। अभी वैल्यूज अलग अलग आए तो समझ गया है कि एरर आ चुका है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं मीन वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मीन वैल्यू निकालूंगा। मीन वैल्यू मतलब उनका एवरेज, और उसी को हम लोग कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है, कैसे निकाला जाता है? 5.63 प्लस 5.54 प्लस 5.44 प्लस 5.40 प्लस 5.35 डिवाइडेड बाय 5। क्यों 5 सर? 5 नंबर थे ना, अभी इनका एडिशन करना है। सर कैसे करें? सिंपल है, जैसा आप मैथ्स में करते हो ना, बस वैसा एडिशन करना है, कुछ अलग नहीं करना है आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख के आप कर सकते हो वर्टिकली, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखिए 3 + 4 7 + 4 11 + 0 + 5 16, तो ये आया 6। देन 6 6 + 1 7 7 + 5 12 + 4 16 16 + 4 20 20 + 3 23, तो ये 3 आ गया। पॉइंट दे दो, 2 आया था। 5 + 2 7 + 5 12 + 5 17 + 5 22 + 5 27 डिवाइडेड बाय हो गया 5। तो 5 का टेबल आता है हमें, 5 5 ज़ा 25, 2 बचा 23 हो गया, 5 4 ज़ा 23 बचा 36 हो गया, 5 7 ज़ा 35। तो ये आपका मीन वैल्यू कितना आया? मीन वैल्यू आपका आया 5.47 मीटर। और जबकि ये रेडियस के वैल्यूज दे रखे तो मैं इसे आर बार लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिखा मैंने? इसको आर बार लिख दिया। आर बार क्यों लिखा? आर बार मतलब हमारा मीन वैल्यू। देखो यहाँ पर हमने कुछ लिए थे ना नोटेशंस, यहाँ पे नहीं लिए बट हम लोग ले सकते हैं मीन के लिए, या आर मीन बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, हम लोग जो डायरेक्ट लिखा करते थे वो भी आप बोल सकते हो। ये आर मीन हो गया और यही मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गया। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यही है। अभी क्या फाइंड करना है? अभी फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। ठीक है,
अभी वैसे देखा जाए तो इसका वैल्यू आगे भी सॉल्व करो तो 5.472 मीटर आता है, ठीक है, बट यहाँ तक भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी सेकंड में आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो पहले आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, डेल्टा R1। डेल्टा R1 क्या होता है पता है, आर मीन माइनस R1। और यहाँ पर R1 R2 कौन से है सर, बता भी दो, या डायरेक्ट कैसे करेंगे सॉल्व। यस बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला तो हमें पता है, ये है आपका R1, ये है आपका R2, R3, R4 एंड R5, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम डेल्टा R1 फाइंड करेंगे ऐसे, सेम डेल्टा R2 फाइंड करेंगे, सेम हम लोग डेल्टा R3 फाइंड करेंगे, सेम डेल्टा R4 फाइंड करेंगे, सेम हम लोग डेल्टा R5 फाइंड करेंगे। हमारा मेन इंटेंशन, हमारा इंपॉर्टेंट मकसद क्या है कि हमें कैलकुलेशन अच्छे से करना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो समझना है। तो आपको ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा। जैसे R2 के लिए आपको क्या ऐसा करना होगा, R2 के लिए भी आपको ऐसे ही करना होगा, 5.472 माइनस 5.54। भले ही ये सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे वैल्यू निगेटिव में आने वाला है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन मॉड उसी लिए लगा रखा है कि निगेटिव नहीं चाहिए। R3 के लिए हो जाएगा 5.472 माइनस 5.44। देन R4 के लिए हो जाएगा 5.472 माइनस 5.40। देन 5.472 माइनस 5.35। भी जब आप इसे कैलकुलेट करोगे बेटा, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको पांचों वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अगर मैं ये कैलकुलेशन करना चाहूँ तो एक कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, बाकी आप कर सकते हो कैलकुलेशंस। देखो डेल्टा R1 का कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। आपको करना है 5.472 माइनस 5.63 मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 होता है, ठीक है। 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 6 नहीं जाता है तो क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 6 नहीं जाता है तो आपको 14 माइनस 6 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 8, करेक्ट है। और यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा, इधर से एक लिया था आपने ऑलरेडी, वो घाटे में था, माइनस में है, तो इधर से आपने एक लिया तो 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ये आपका आया माइनस 1.842। लेकिन ये माइनस ना होते हुए हम लोग 1.842 ले सकते हैं, क्यों पता है ना, क्योंकि मॉड लगाया हुआ है। ऐसे ही बाकी सारे वैल्यूज आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेशन बताया है कि कैसे किया गया है। अभी उन्होंने 5.63 इसमें से ये माइनस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से डेल्टा R2, डेल्टा R3, R5 निकाल लेना, और फिर डेल्टा R min निकाल लेंगे हम लोग। वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 प्लस डेल्टा R5। आपके ये सारे वैल्यूज निगेटिव हो भी सकते हैं तो वो पॉजिटिव होने वाले हैं, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा आपका आंसर। अभी जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आया है 0.452 डिवाइडेड बाई 5। ध्यान दीजिएगा, अभी हमें 5 का टेबल तो आता ही है ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 ये 0 होगा, 4 को डिवाइड नहीं आता है, फिर भी 0, 5 45 मतलब 9, फिर बचा कितना 2, और फिर 0 दे दो, 2 को भी डिवाइड नहीं होता है तो 0, फिर 20 हो गया, 20 मतलब 5 4 20। सो ये आपका आया 0.0904 मीटर। ये आपका डेल्टा R min आया, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, पता है। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सेकंड आंसर हो गया। देन अभी निकालना है रिलेटिव एरर, और फिर बस बचता है परसेंटेज एरर। तो चलो रिलेटिव एरर होता क्या है, देखिए रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, देखिए 0.0904 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितना आया था हमारा, मीन वैल्यू आया था 5.472। अभी ये आप ओरली सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ सॉल्व करने के लिए आपको 101% लॉग टेबल का यूज़ ही करना पड़ेगा, और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया पहला चीज़। चलो, तो ये जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 0.017, ठीक है। ये हुआ आपका रिलेटिव एरर, मतलब ये आपका थर्ड चीज़ आ गया। अभी रिलेटिव आने के बाद फोर्थ चीज़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है बेटा, हमें आपको भी पता है
फोर्थ चीज हमारा होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब क्या? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 1.7 और ये हुआ आपका आंसर 1.7%। मतलब एरर कितना आ रहा है आपका इसमें? इसमें हमारा एरर आ रहा है सर 1.7%। कम एरर है बट है ना एरर, क्या कर सकते हैं यार। चलो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अरे हाँ या ना हुई? क्लियर नहीं हुई है? यस हो गई है। चलो अभी इसके बाद क्या होता है ना, कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे क्वेश्चन आ जाता है। मतलब दो रीडिंग्स लिए और दोनों रीडिंग्स में आपको क्या करना है कि ऐड करना है और फिर एरर कितना आएगा वो बताना है। तो बहुत सिंपल होता है। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखने वाले हैं अभी। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास होता है एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। सम मतलब एडिशन और डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो पहले सम और डिफरेंस वाला हम लोग एरर देख लेते हैं कॉम्बिनेशन में, और फिर इसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट और डिवीजन वाला, और फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा यूज करने के लिए। बुक्स में क्या होता है ना, बुक्स में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। हम लोग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है? फॉर्मूला बुक वाला ही आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? जस्ट वेट, बुक में कितने पेज नंबर पर दे रखा है आपको? बुक में दे रखा है पेज नंबर 10 पर, ठीक है? चलो पहले सम वाला देख लेते हैं हम लोग। सम में क्या चीज़ हो रहा है, मान लो मेरे पास z इज इक्वल्स टू ए Z1 प्लस Z2, वेयर Z1 का वैल्यू हमें दे रखा है a प्लस और माइनस डेल्टा ए, और Z2 का वैल्यू दे रखा है b प्लस और माइनस डेल्टा बी। सर इसका मतलब क्या है, ये रीडिंग्स बता दो। इसका सिंपल मतलब ऐसे है, मान लो ए कोई एक मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेना चाहोगे आप लोग? अरे बताओ भाई, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप लोग लेना चाहोगे? फिजिकल क्वांटिटी सर हम लोग लेना चाहेंगे, मान लो लेंथ मेजर किया मैंने किसी चीज़ का, और मुझे लगा कि मैंने जब लेंथ मेजर किया तो वो 5 मीटर का था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे से एरर आने की संभावना है। कितना एरर आने की संभावना है? मुझे है 0.2 मीटर का एरर आने के चांसेस। तो इस वैल्यू को ऐसे लिखा जाता है, इसे लिखते हैं हम लोग L प्लस और माइनस डेल्टा L। इसका मतलब L मतलब आपकी एक्चुअल वैल्यू, उससे कितना डेविएशन हो सकता है, तो वो प्लस डेल्टा L भी हो सकता है, माइनस डेल्टा L भी हो सकता है, बस जस्ट लाइक दैट, ठीक है? तो पुट कर दो यार सम के लिए। z इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 में Z1 होता है a प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b। अभी ध्यान दीजिएगा बेटा, a को b साथ ऐड कर दीजिएगा और डेल्टा a को डेल्टा b के साथ, क्योंकि आपको सम में पूरा कितना एरर आ रहा है वो चाहिए ना। तो सम में पूरा एरर चाहिए तो वैल्यूज अलग से ऐड होंगे और एरर जो आए वो अलग से ऐड होंगे, एरर आने की संभावना, ठीक है? समझ में आ रहा है? देखो जैसे कि a प्लस डेल्टा बी नहीं होगा, a प्लस बी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? और देन हम लोग ऐड करेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। सर लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस था, उसका क्या किया आपने? बेटा होता क्या है ना, जब भी आप किसी भी कैलकुलेशन में जाओगे, कोई भी कैलकुलेशन करोगे, अगर दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज जिनमें एरर है, और उन दोनों वैल्यूज का आप लोग अगर एडिशन कर रहे हो, तो याद रखना एडिशन करने के बाद एरर बढ़ेगा ही, एरर कभी कम नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? एरर हमेशा ऐड होते हैं, एरर कभी भी कम नहीं होते हैं, एरर बढ़ता ही जाता है। अगर आप दो वैल्यूज ले रहे हो जिनमें एरर्स है और वो ऐड कर रहे हो तो उनमें एरर हमेशा ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट भी हो, मतलब एरर फिर भी बढ़ेगा ही। बताता हूँ आपको, ये क्लियर हुआ? बुक में थोड़ा अलग टाइप में दिया है, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये आप सही बोल रहे थे। इस पे क्वेश्चन है क्या? चलो ठीक है, भले ही इस पर क्वेश्चन नहीं है बट हम लोग देखेंगे आगे। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सम वाला था, डिफरेंस वाले में क्या हो जाएगा सर? डिफरेंस वाले में ध्यान दीजिए, अभी वही वैल्यूज है मेरे, तो मैं यहाँ पे Z1 माइनस Z2 कर दूंगा। Z इज इक्वल टू Z1 कितना है मेरा? Z1 है सर a प्लस डेल्टा ए। अभी सर प्लस a प्लस और माइनस माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। चलो ध्यान दीजिएगा, Z इज इक्वल टू a से b माइनस कर दीजिएगा। और अभी बात आती है एरर की, तो एरर को क्या करना पड़ेगा सर? अभी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें एरर को? फाइनल वैल्यू में जब दो वैल्यूज ऐसे हैं जिनमें एरर है
और आप वो दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्ट होकर एरर कम हो जाएगा, एरर बढ़ भी सकता है, एरर कम भी हो सकता है, दोनों भी पॉसिबिलिटीज है। क्या कहा मैंने? दोनों भी पॉसिबिलिटीज है, एरर बढ़ भी सकता है, एरर कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा प्लस और माइनस, और यहाँ पर मेरे पास रहेगा डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। बस बात खत्म। अरे भाई समझ में आया क्या? सर यहाँ क्यों प्लस माइनस लिखे हो? इधर तो आपने लिखा नहीं था, वैसे इधर भी आप प्लस माइनस लिख सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बी का वैल्यू कभी निगेटिव आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इधर भी प्लस माइनस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई है क्या? अभी इसमें कोई डाउट होगा तो देख लो यार, एक बार फिर से देखो रिवाइंड करके, अगर आपको डाउट आ रहा है तो। जस्ट वेट। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, क्या कहते हैं इसे हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर। अभी इसमें हम लोग प्रोडक्ट और डिवीजन में जो एरर आएगा ना, उसको देखने वाले हैं। किसमें किसमें? प्रोडक्ट और डिवीजन में। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास z इज इक्वल्स टू कोई चीज़ है जिसे आप लिख रहे हो a इंटू बी, या मेरे पास कोई चीज़ है z इज इक्वल्स टू a बाई बी, तो हम लोग प्रोडक्ट और डिवीजन एक साथ देखने वाले हैं। क्यों ऐसा पता है क्या रीज़न? क्योंकि प्रोडक्ट में भी आप अगर दो चीज़ें ले रहे हो जिसमें एरर्स है, उनका कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपका फाइनल आंसर में एरर बढ़ेगा। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस थोड़ा अलग था, ये बहुत ईजी होता है प्रोडक्ट और डिवीजन वाला। हमेशा जब आप प्रोडक्ट करोगे तो दो एरर्स वाले क्वांटिटी का प्रोडक्ट कर रहे हो तो एरर बढ़ेगा, फाइनल में डिवाइड कर रहे हो तो भी एरर बढ़ेगा। फिर आपको लग सकता है सर बी में अगर एरर कम कर दिया तो फिर तो कम हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। प्रोडक्ट और डिवीजन में हमेशा एरर बढ़ता ही जाएगा। आप कुछ रैंडम वैल्यूज लेके चेक करना, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे तो। अभी आपको z में अगर एरर चाहिए तो z में एरर हो जाएगा डेल्टा z बाई z। ये कैसे लिखा है सर आपने? देखो a का वैल्यू कैसे दिया रहेगा आपको, देखो रुकिए यहाँ पर z1 z2 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। z1 इंटू z2 कर दिया, और z1 का वैल्यू मैंने लिया a प्लस और माइनस डेल्टा a, और एक z2 ले लिया, z2 का वैल्यू मैंने ले लिया b प्लस और माइनस डेल्टा b, ठीक है। चलो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? इधर a बाई बी हो जाएगा, सॉरी z1 बाई z2 हो जाएगा, सब डिवीजन है ना, z1 डिवाइडेड बाय z2। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा z बाय z क्या हो जाएगा अभी इसमें? z1 में भी एरर है, z2 में भी एरर है, मतलब a में भी एरर, b में भी एरर, तो z1 का एरर लिखा जाएगा डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, ठीक है, प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय d। सर प्लस माइनस लिखना था, नहीं बेटा मैंने सही लिखा है। हमेशा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हमेशा प्रोडक्ट एंड डिवीजन में एरर बढ़ता ही है, एरर बढ़ता ही है। क्लियर? ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसका मतलब आप इसमें भी सेम ही लिखोगे क्या? यस बेटा, यू आर करेक्ट। मैं इसमें भी सेम ही चीज़ लिखने वाला हूँ, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये हो गया आपका एरर्स इन सम एंड डिफरेंस भी देख लिया, और एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देख लिया, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ठीक है। चलो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर है। देखो हो क्या है ना, होता क्या है ना बच्चे, ये पहली बार पढ़ते हैं, 10th के बाद आप पहली बार पढ़ रहे हो ऐसी कोई चीज़, तो जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते तब तक आपको प्रॉब्लम आता ही है। तो टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। एरर ड्यू टू पावर इंडेक्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, बुक्स में बहुत डेप्थ में दे रखा है, मतलब स्टेप्स दिए कुछ, इतने स्टेप्स में हम लोग नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने? इतने स्टेप्स में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रिक्स है तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, पावर और इंडेक्स मतलब क्या? अगर z इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है a क्यूब इंटू बी स्क्वेयर, और आपको बोला कि z में कितना एरर आ रहा है वो निकालो, तो z का एरर कैसे लिखोगे? डेल्टा z बाय z, ठीक है, लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू
डेल्टा ए वाला भी एरर आएगा और बी वाला भी एरर इसमें ऐड होगा, हाँ या ना? हाँ सर। बट सर इधर पावर से तो एरर क्या होगा? ऑब्वियसली एरर बढ़ने वाला है। करेक्ट, आपने सही पहचाना कि ऑब्वियसली 100% एरर बढ़ने वाला है। लेकिन एरर बढ़ता कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये ए का क्यूब था तो इसका एरर 3 टाइम्स हो जाएगा और बी का एरर 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया? और अगर एक एग्जांपल इसी में और ले लूं कि ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर ले लूं, तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर अभी तो पावर नीचे है, तो इसे आप लिखोगे ए क्यूब माइनस बी का पावर -2 लिख सकते हो। यस, तो यहाँ पर फिर सर माइनस पावर ले लीजिएगा। कहाँ पर बोल रहे हैं बच्चे? बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपको बताता हूँ माइनस लेना है नहीं लेना है। कभी भी याद रखना, एरर हमेशा बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, तो यहाँ पर प्लस ही लेना पड़ेगा, माइनस नहीं लेना पड़ेगा। समझ में आया आपको? यहाँ पे लिख दूँ, हिंदी इंग्लिश में लिख दूँ भाई, इंग्लिश में मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखना है यहाँ पर? इन केस ऑफ पावर्स एरर इज ऑलवेज एडेड अगर पावर निगेटिव है फिर भी एरर ऐड ही होगा, फिर भी एरर ऐड ही होगा। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको चीज? अभी बुक में आपको एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बुक में दे रखा है z इज इक्वल्स टू a रेस टू p b रेस टू q एंड c रेस टू r। z इज इक्वल्स टू a रेस टू p b रेस टू q और c रेस टू r। चलो पावर से p q r, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू a का एरर आएगा पहले, प्लस फिर आएगा b का एरर और प्लस फिर आएगा c का एरर। ठीक है, तो a के एरर को मल्टीप्लाई होगा p से, b के एरर को मल्टीप्लाई होगा q से और c के एरर को मल्टीप्लाई होगा r से। सर क्यों ऐसे मल्टीप्लाई किया है बेटा? अभी बताया मैंने आपको, इन केस ऑफ पावर एरर इज ऑलवेज एडेड, अगर पावर निगेटिव है फिर भी एरर ऐड ही होगा। और पावर से उस टर्म को मल्टीप्लाई होगा, पावर से उस टर्म को क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। चलो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होगा। इसमें अगर डाउट नहीं है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बोलूँ तो सम डिफरेंस पे नहीं आते। अगर इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एरर्स में आपको पूछना है उसे, और आपको उसे कंफ्यूज करना है, तो भाई वो कंफ्यूज किधर करेगा पता है आपको? इधर ही करेगा, यही पावर वाले में। उसको लगता है, बच्चों को लगता है निगेटिव पावर आएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, निगेटिव पावर आएगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। लेकिन नहीं, उनको नहीं पता आप पीजीएमएन पर पढ़ रहे हो। हम माइनस नहीं करेंगे, हमको पता है क्या करना है। चलो देखते हैं। चलो देखिए, अभी एकदम आराम से देखिएगा। बेसिक फॉर्मूले यूज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर इसमें कोई फॉर्मूला आता है क्वेश्चन में जो आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। आगे चलकर आप वो फॉर्मूला 100% पढ़ोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड एज m दे रखा है। m कितना दे रखा है भैया? m दे रखा है 5 प्लस और माइनस 0.15 और ये kg में दे रखा है, ठीक है। देन डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना दिया है? 5 प्लस और माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर आएगा ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा 11 पेज नंबर पर। देखिए बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा, सच में कसम से। देखो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का वैल्यू दिया है, मास का दिया है, वॉल्यूम में एरर निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी, ठीक है ना। अभी मुझे यहाँ पर बताओ आप लोग, मास और डेंसिटी का पावर कितना होगा? मास का पावर 1 होगा, डेंसिटी का भी पावर कितना होगा? 1 होगा। तो वॉल्यूम में एरर चाहिए तो आप लिखोगे डेल्टा वी बाय वी, कुछ नहीं, ये कैपिटल वी लिखने का स्टाइल है मेरा, इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा रो बाय रो।
सर पावर मल्टीप्लाई होंगे, भाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है सर। और सर उसने परसेंटेज एरर बोला है। अभी ये वैल्यू रिकॉर्ड कैसे होता है वो देखना। m को वैल्यू ऐसे लिखा जाता है m प्लस और माइनस डेल्टा m, और रो का वैल्यू लिखा जाता है रो प्लस और माइनस डेल्टा रो। तो आपको यहाँ पे डेल्टा m मतलब 0.15, m मतलब 5, वैसे ही रो के लिए वैल्यूज पुट करो, आंसर मिल जाता है। परसेंटेज एरर में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, बहुत ज़्यादा नखरे भाई इनके। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकालना है तो कुछ नहीं करना होगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, बात खत्म कर देते हैं। चलो ये परसेंटेज एरर में आएगा, डेल्टा m पुट कर दो 0.15 डिवाइडेड बाय m पुट कर दो, m होगा 5 इंटू 100 प्लस डेल्टा रो डेल्टा रो डेल्टा रो डेल्टा रो कितना 0.2 डिवाइडेड बाय रो कितना 5 इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। ये 2 0 और ये पॉइंट कैंसिल, ये 1 0 और ये 1 पॉइंट कैंसिल, तो ये बचा 15/5 प्लस ये बचा 20/5। 20 प्लस 5 कितना होता है 35, 35 डिवाइडेड बाय 5 7। सो एरर विल बी 7%। चेक कर लो, टेक्स्ट बुक में आपको दिया होगा। यस वी आर 100% करेक्ट, एरर इज 7%। देखो समझ में आया आपको इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम आया है क्या? चलो इसमें एक आपको चीज बताता हूं जो आपको आगे चलकर मिल सकता है क्वेश्चंस में, स्पीयर वाले केस में मिलेगा सिर्फ, ठीक है। स्पीयर में आपको कभी कभी बोला जाएगा डेंसिटी कैलकुलेट करने में कितना एरर आया ये बताओ, डेल्टा रो बाय रो बताओ। तो स्पीयर में क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। भैया मुझे बताओ आप लोग अभी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होता है स्पीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस दे देता है और मास दे देता है और एरर पूछता है डेंसिटी में। तो चलो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो अगर है तो मास का एरर पहले तो, और वॉल्यूम का एरर नहीं है सर, अभी रेडियस है, और 4/3 पाई सर, अरे भाई 4/3 पाई कांस्टेंट है ना, इतना तो क्लियर है। और आर का एरर डेल्टा आर बाय आर, सर उसका पावर तो 3 है, ऊपर आएगा तो माइनस होगा। अरे भाई गधे बता रखा है ना माइनस नहीं लेना है, तो इसे 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है अगर आपको रेडियस दिया जाए तो, ठीक है। बस एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया जो आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अभी अगले क्वेश्चन पर जाना है लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्यों? फॉर्मूला नहीं पता रहेगा आपको पेंडुलम वगैरह का, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखो क्या बोला है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ मतलब उसका लेंथ का वैल्यू दे रखा है 100 प्लस और माइनस 0.1 मीटर, सेंटीमीटर दिया है सॉरी। देन एल दे रखा है आपको, देन एल के साथ साथ और क्या क्या चीज दे रखी है, और आपको दे रखा है टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस 0.01 सेकेंड, और आपको परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज एरर किसमें पूछा है, जी में। भाई फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, टेंशन मत लीजिए, हमने डिराइव किया था ना, याद आ रहा है क्या? तब मैंने आपको बताया था आगे पढ़ेंगे, तो आगे मतलब यहाँ पर नहीं और आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। टी इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई √L/G। आपको G में एरर चाहिए तो G का फॉर्मूला निकालो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, सो इट विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L/G। भाई साहब G में एरर चाहिए तो G इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया आपको G का। अभी तो एरर निकालना हमारा बाएं हाथ का खेल है भाई, है या नहीं बाएं हाथ का खेल। G में एरर चाहिए तो डेल्टा G बाई G लिख दो, परसेंट में चाहिए तो परसेंटेज दे दो, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। L में एरर आएगा पहले तो डेल्टा L बाई L इंटू 100 प्लस T में जो एरर आना है उसे 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसका पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी है तो 100 से मल्टीप्लाई करो और निगेटिव देने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा L कितना दिया है, डेल्टा L 0.1 दिख रहा है आपको, और L कितना है 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 इंटू डेल्टा T कितना दिख रहा है फॉर्मूले से सर 0.01 दिख रहा है, और टाइम पीरियड तो 2 दिख रहा है सर, इंटू 100। चलो ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 0.1 प्लस 2 कैंसिल, 100 2 0 और ये पॉइंट कैंसिल, यहाँ बचा 1, तो 1 प्लस 0.1 मतलब 1.1%।
बस दैट्स इनफ, खत्म हो गया यार क्वेश्चन। सी इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कोई गड़बड़ अगर आपको लग रहा है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो देखिए। नहीं ना, नहीं लग रहा है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट की ओर, जो कि होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। वैसे इस चैप्टर में राउंड ऑफ वगैरह भी होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटीज वगैरह में, नीट जेईई में राउंड ऑफ करके एक टॉपिक होता है, लेकिन ठीक है आप पढ़ सकते हो, वहाँ से भी बहुत ईजी होता है राउंड ऑफ। मतलब राउंड ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, कब वो डिजिट को राउंड ऑफ किया जाएगा, कब राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन प्लस वन एडिशनल डिजिट, द वर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट सर्टन, नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मुझे बताया आपको कुछ भी समझने में नहीं आएगा, घंटा भी समझ में नहीं आया डेफिनेशन से, पता है भाई, हम भी पढ़े हैं पहले। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कितने नंबर्स या डिजिट्स, एक नंबर जो आपको दिया जाएगा उसमें कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्या, कितने इंपॉर्टेंट डिजिट्स है ये आपको पता होना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, या उसे ही जाना जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नाम से। चलो क्लियर है ये सारी चीज़। अभी देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप रूल्स याद कर लो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको याद रहेंगे। चलो देखो क्या क्या रूल्स है, देखो देखो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए मैं अभी एसएफ लिख रहा हूँ, हर बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख के एसएफ लिख के सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 178.43 सेंटीमीटर क्यूब, 178.43 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कितने डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर बताना चाहूँ तो देखो इसमें जीरो है क्या, नहीं, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। मुझे बताओ इसमें तो जीरो नहीं आया, सब नॉन जीरो ही है ना, तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट से यहाँ पर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके लिए हो जाएगा 5। देखो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच आर 17843 17843, सभी सिग्निफिकेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कुछ वैल्यू दिया है 165.02, अभी सर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताना है तो बताइए सर कितना होगा। देखो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखना है तो नॉन जीरो गिन लो, नॉन जीरो मेरे पास 165 और 2 4 है, 4 नॉन जीरो है, एक जीरो आया है। अभी ऐसा नहीं है कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कुछ जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं और कुछ जीरोस नहीं होते, बस वही आपको समझ में आना चाहिए। बीच में जो जीरो आते हैं ना नॉन जीरो डिजिट्स के, वो सारे सिग्निफिकेंट, नॉन बीच में मतलब क्या, मान लो यहाँ पे जीरो है, इधर से भी नॉन जीरो, इधर से भी नॉन जीरो, वो बीच में बैठा है भाई, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बीच में आया ना उनके, तो ये 4+1 हो जाएगा, 4+1, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आएंगे 5। देखो हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, समझ में आया क्या। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो यार कुछ नहीं है, बस एक कमेंट करना है कि सर और एग्जाम्पल्स चाहिए। अभी भले ही ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, बट एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, आपको कोई टॉपिक में डिफिकल्टी लगती है तो बस आप एक नहीं है, बस एक कमेंट से नहीं, बहुत सारे आपको, अगर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, सर इस टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, और क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्वेश्चंस के भंडार है भाई, बहुत सारे बुक्स पढ़े, तो कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है, अच्छे अच्छे करेंगे। देन नेक्स्ट रूल्स देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट बोला है, बताता हूँ 0.001405। अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पे आपको बताया क्या जा रहा है, अभी इसमें सिग्निफिकेंट निकालना है, कितना सिग्निफिकेंट है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है। तो देखो ये रूल समझ लीजिएगा, पहले तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, उसमें तो कोई सवाल नहीं है,
3 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। अभी ये इसमें आपको 3 नॉन जीरो है, वो तो मैंने लिख दिया, और 4 जीरो दिख रहे। चारों जीरो सिग्निफिकेंट हो सकते, चारों भी नहीं हो सकते। चारों में से कौन होगा कौन नहीं होगा ये हमें देखना होगा। देखिए क्या होता है ना, इफ नंबर इज लेस देन 1, ये 0.00 मतलब 1 से छोटा ही हो गया ना बेटा। हाँ, on the zeros on the right of a decimal point and to the left of a first non zero digit। डेसिमल के राइट में, मतलब ये डेसिमल, इधर डेसिमल के राइट में, डेसिमल के राइट में 3 जीरो दिख रहे हैं, वो तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है। जो बीच में आया है ना नॉन जीरो के पहले, वो सिग्निफिकेंट है बस। इसका मतलब इसमें अगर मैं मार्क कर दूं सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। तो मैंने 3 तो ले लिया, और ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, वही वो बता रहा है। ठीक है, तो ये 3 + 1 दिस विल बी 4, एंड इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। नेक्स्ट, the zeros on the right hand side of the last non-zero number are significant, but for this the number must be written with a decimal point। मतलब समझ लीजिएगा, समझा? मतलब समझ लीजिएगा, अगर आपको ऐसे लिखना है 1500, ठीक है ना, 1500 लिखना है, तो आप क्या करोगे पता है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट से बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने पता है? नॉन जीरो 2 होते, और ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सर कैसे? डेसिमल वगैरह नहीं आया है। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ये जीरो सिग्निफिकेंट है मेरे लिए, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, तो आपको क्या करना होगा पता है? तो आपको सिंपली पॉइंट दे देना होगा। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1500 इंटू 10⁻3, तो इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लोगे 4। क्यों 4 लिखोगे पता है? यहाँ पर ये दो तो नॉन जीरो थे, और डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते। सर 2-2 मिनट में चेंज मत कीजिए, अभी आपने बताया डेसिमल के बाद वाले ये नॉन जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट है। बेटा डेसिमल के बाद, नॉन जीरो के बाद वाले सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये भी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे 4 मतलब 2 + 2। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, 0 पॉइंट यहाँ पे लिख भी रखा है 01500 इंटू 10⁻² कितना लिखना पड़ेगा? अच्छा 10⁻² छोड़ दो, बस सिग्निफिकेंट वगैरह चाहिए ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है ध्यान दीजिएगा। अभी सबसे पहली बात, सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे नॉन जीरोस, तो वो 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, प्लस ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो के बाद है, डेसिमल के बाद, तो 2 + 2 इसमें भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 4। चलो क्लियर हो गया क्या? देखो, ऑन द कॉन्ट्ररी इफ अ मेजरमेंट यील्ड्स अ लेंथ एज इतना 125 मीटर, उसे ऐसे भी लिखा जाएगा, उसे मिलीमीटर में भी लिखा जाएगा। तीनों में भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है। क्यों पता है? ये तो पता है आपको 3 क्यों है। इसमें 3 है, ये जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 3 है, ये 3 जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है। समझ में आया है क्या मेरे भाई? एक बार आप रूल्स को देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? अरे देख लिया क्या भाई? इन रूल्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स के 4 रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे आप सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज में भी दे रखा है, वो भी ट्राई कीजिए। कुछ दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a × 10⁻n। a × 10⁻n लिख सकते हैं, वेयर a इज अ नंबर विच लाइज बिटवीन, ये किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0.5 और 5 के बीच में। ध्यान देना, a किसके बीच में लाई होना चाहिए? 0.5 से बड़ा और 5 से कम होना चाहिए। एंड n इज द इंटीजर कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब पावर चाहिए बस। क्या चाहिए? सिर्फ पावर चाहिए, पावर। देखो जैसे रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है एग्जाम्पल 6400 किलोमीटर। भाई ये जो, इसे अगर आप लिखना चाहो तो इसे आप कैसे लिखोगे पता है? ऐसे भी लिख सकते हो 6.4, इसे अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्या भाई इन्होंने? चलो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर है, तो इसे आप लिख सकते हो 6.4 इंटू 10⁻³ था, और ये 36, तो ये मीटर हो गया। इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं निकाला जा सकता। क्यों पता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो वैल्यू a जो है, वो a यहाँ पर a पॉइंट समथिंग, तो ये जो a है ये 0.5 से बड़ा और 5 से कम होना चाहिए। अच्छा, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या सर? 0.64 इंटू 10⁻7 मीटर। हाँ ऐसे लिख दो तो चलता है, क्योंकि ये 0.a मतलब ये 0.6 हो जाएगा और 0.5 से बड़ा है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7।
क्लियर हो गया आपको यह चीज। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ए का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 1, वो लाई कर रहा है ना 0.5 और 5 के बीच में, तो तुरंत हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू -19। बस एक कंडीशन होते हैं, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि इसमें 2 थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है, ठीक है। एक कंडीशन है, ये वाला कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि जो a का वैल्यू लिख रहे हो ना आप, वो 0. पहला नंबर सिंपली 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो चलो यार, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमने मज़े ही मज़े में एंजॉय करते हुए यूनिट्स एंड मेजरमेंट को ख़त्म कर दिया है बहुत अच्छे से। याद कीजिए, हमने छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए थे, बोला था आपको कि स्टार्टिंग में आदत हो रही है, अभी भी थोड़े 30-40 ऐसे ही लेक्चर्स रखेंगे मिनट्स में, बट आगे चल के ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। और याद रखिएगा, इसके साथ ही हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट ख़त्म हो चुका है चैप्टर, और हम लोग अभी अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा मैथमेटिकल मेथड्स। तो यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म होता है। आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई टॉपिक में आपको क्वेरी लगती है, तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो बनाकर हम लोग डाल देंगे। चलो पढ़ते रहिए यार, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज में कुछ दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। तो चलो, मैं सत्यम भंडारी यही रुकता हूँ। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ जो कि रहेगा मैथमेटिकल मेथड्स। बाय बाय, टेक केयर।